Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So the topic of today's video is to understand that which all things are included and excluded from the domestic territory or from the normal residence. So let's start by studying the domestic territory first. So we'll first try to understand that which all things are included or excluded from the domestic territory. इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो चीज़ें जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एयर इंडिया प्लेन ऑपरेट करवाता है एंड द फ्लाइट इज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए और फ्रॉम यूएसए टू जापान। तो ये वाली फ्लाइट्स इंक्लूडेड होंगी या नहीं होंगी? तो वी विल से कि ये फ्लाइट्स इंक्लूडेड होंगी क्योंकि ये फ्लाइट एयर इंडिया करवा रहा है, मतलब ये हमारी कंट्री की फ्लाइट्स हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ये फ्लाइट्स इंक्लूडेड होंगी। लेकिन नॉट इंक्लूडेड का पॉइंट कब आता है? नॉट इंक्लूडेड के अंदर हम तब बोलते हैं अगर ये फ्लाइट्स हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती। मतलब मान लो रशिया की कोई एयरलाइंस है एंड वो लोग इंडिया से रशिया तक एक फ्लाइट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या फिर इंडिया से जापान, जापान से यूएसए, वेर एवर करवा कौन रहा है? रशियन एयरलाइंस करवा रहे हैं। तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, आपको 1 पॉइंट दे देंगे कि लेट्स से एयर इंडिया ने एक फ्लाइट करवाई फ्रॉम जापान टू रशिया, क्या वो इंक्लूड होगी? तो यस, वो बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि प्लेन्स ऑपरेट कौन कर रहा है? एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है। देन सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आता है जिसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दैट इज एम्बेसीज। एम्बेसीज के अंदर क्या है? अगर इंडिया की कोई भी एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इररिस्पेक्टिव कि वो कहां पर है, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो जापान में हो, कहीं पर भी हो। एम्बेसी है किसकी? इंडिया की है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया की नहीं है, ऐसी एम्बेसी जो इंडिया में नहीं है या इंडिया का पार्ट नहीं है, जैसे मान लो कोई भी जापानीज एम्बेसी जो इंडिया में एस्टैब्लिश हो रही है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इस टाइप की एम्बेसीज जो बाहर की कंट्रीज की हैं, जो फॉरेन कंट्री की हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर एम्बेसी में बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ इंडियन एम्बेसी in USA, Japan, in any part of the country, ये सारी इंक्लूड हैं। कौन सी इंक्लूडेड नहीं है? अब मान लो जापानीज एम्बेसीज इन अदर कंट्रीज, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, बट वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। देन हम थर्ड बात करते हैं फिशिंग वेसल्स वगैरह की। फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स वगैरह। मान लो इंडिया का एक फिशरमैन है, वो जाके इंडियन ओशन में मछलियां पकड़ के लाता है, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होगा? यस, बिल्कुल इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो फिशरमैन पहली बात इंडिया का है, दूसरी बात मछलियां पकड़ के इंडिया में ला रहा है, तो सेल कहां पे कर रहा है, उसकी इनकम कहां पे हो रही है? इंडिया में हो रही है, तो वो सारा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में? जैसे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर हम बात करते हैं WHO की, ठीक है, और IMF की, वर्ल्ड बैंक की, इतनी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर ना हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात मुझे क्या याद रखनी है? जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो इंडिया में रहता हो, ठीक है, ही रिसाइड्स इन इंडिया, ही और शी। एंड सेकेंड पॉइंट मुझे क्या याद रखना है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब जो वो पैसे कमाता है, उसकी अर्निंग, उसकी स्पेंडिंग, उसका रहना पीना, खाना, सेविंग्स, वो सारी चीजें हमारी कंट्री में हो। तो अगर ये दोनों चीजें फॉलो होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो इंसान इंडिया का रेजिडेंट है। अगर ये दोनों चीजें फॉलो नहीं होती तो वो इंसान इंडिया का रेजिडेंट
नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। अब बात आती है इनके अलावा कुछ भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? सबसे पहली चीज़, अगर हमारी कंट्री में कोई टूरिस्ट आ रहा है घूमने के लिए, वो हमारी कंट्री में घूमने के लिए आए हैं, ना तो वो हमारी कंट्री में रहते, ना तो वो हमारी कंट्री में अपनी अर्निंग्स या अर्न करते हैं या अपनी स्पेंडिंग्स स्पेंड करते हैं, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है, वो हमारे डोमेस्टिक रेजिडेंट्स नहीं है। देन सेकंड आता है कोई भी फॉरेन स्टूडेंट, कोई भी फॉरेन स्टूडेंट जो हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए आता है या किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में आता है, वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे, मान लो हम यूएसए में जाते हैं या हम किसी भी कंट्री में जाते हैं कोई फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, कोई एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, क्या इसका मतलब ये है कि हम यूएसए के रेजिडेंट हैं? नो, राइट, रेजिडेंट तो हम इंडिया के ही हैं। तो कोई भी फॉरेन स्टूडेंट अगर इंडिया में पढ़ने के लिए आता है या किसी और पर्पज से आता है, तो वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। देन नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम क्या बोलते हैं, जैसे कि WNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी एम्प्लॉय जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, ठीक है, तो वो उसी कंट्री का रेजिडेंट है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करता है। अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें WHO इंडिया में है और इंडिया में जो WHO में जो लोग काम कर रहे हैं वो USA के लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, वो USA के ही रेजिडेंट है। या अगर WHO में जेन्युइनली कोई इंडिया का इंसान काम कर रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, हमारी कंट्री से बिलोंग करता है। तो डजेंट मैटर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, वहां पे जो इंसान काम कर रहा है वो ओरिजिनली जिस कंट्री से बिलोंग करता है वो उसका रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, देन आते हैं क्रू मेंबर्स वगैरह। क्रू मेंबर्स जैसे कि मान लो एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है जो इंडिया से रशिया में जाती है या फिर रशिया से जापान जाती है, तो क्रू मेंबर्स में जो उस फ्लाइट में जो एयर होस्टेस हैं या जो पायलट है जो वहां पर गए हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो हमारी कंट्री का ही पार्ट है, राइट। या अगर बाहर से कोई फ्लाइट हमारी कंट्री में आती है, वो थोड़े टाइम यहाँ रुक रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो इंडिया के रेजिडेंट हो गए, नो, दे विल जस्ट बी लाइक अदर टूरिस्ट इन आवर कंट्री, राइट। सो दे आर the people who are not included in the normal residence of a country. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, मान लो कोई इंडियन मुस्लिम है जो सऊदी अरब गया है घूमने के लिए या फॉर सम टू विजिट देयर पिलग्रिमेज और समथिंग लाइक दिस, तो क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है? ऑब्वियसली वो इंडिया का रेजिडेंट है, वो बाहर घूमने के लिए गया है, तो दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो बहुत बार 1 मार्कर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, चाहे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक रेजिडेंट एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। सो इट सेज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। ओके, सो इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। सो ऑफिशियल कहाँ का है? इंडियन, मतलब ओरिजिनली कहाँ का बिलोंग करता है? वो इंडिया को बिलोंग करता है। वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अगर वो कहीं पे भी है, किसी भी कंट्री में है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड वहाँ पर अगर एक इंडिया का ही रेजिडेंट काम कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल बी इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो इसका आंसर आएगा येस, इट विल बी included. Second point, Russian tourist stays in India for 1 month. As the name suggests, tourist, अगर कोई बाहर का बंदा हमारी कंट्री में आकर रह रहा है तो वो हमारी कंट्री का डोमेस्टिक रेजिडेंट नहीं है, तो वो रशिया का डोमेस्टिक रेजिडेंट है, इंडिया का नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO. Like I told you,
कोई भी इंसान जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है वो ओरिजिनली जहाँ पे बिलोंग करता है वो उसी कंट्री का माना जाता है. सिंस ही इज़ एन इंडियन एम्प्लॉय तो वो इंडिया का डोमेस्टिक रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूडेड होगा, माना जाएगा. तो यस, इट विल बी इंक्लूडेड. सो फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, कोई भी एक बाहर का टूरिस्ट हमारी कंट्री को आके विजिट कर रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है. सो दैट पर्सन विल नॉट बी इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. सबसे पहले वो बोलते हैं रशियन एम्बेसी इन इंडिया. कोई भी बाहर की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में है तो दैट एम्बेसी इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो बाहर की है, रशिया की है. तो ये कहाँ की होगी डोमेस्टिक टेरिटरी? ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी. देन टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. ओके, इंटरेस्टिंग. सो टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग. बिल्डिंग किसकी है? ओनर कौन है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का ओनर है टाटा, ठीक है. एंड दे रेंटेड देयर बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका. डजंट मैटर, बिल्डिंग का ओनर कौन है? टाटा ग्रुप्स है. तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. देन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना. बैंक कहाँ का है? बैंक तो इंडिया का है. डजेंट मैटर, कहीं पर भी बिलोंग करे, चाहे चाइना में हो चाहे किसी भी कंट्री में हो, फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमारी चीज़ है तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. इट विल बी इंक्लूडेड. लास्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया. माइक्रोसॉफ्ट हमारी कंट्री की कंपनी नहीं है, सो अब इसके ब्रांचेस कहीं पे खुले, ये हमारी कंट्री का पार्ट नहीं है. सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द domestic territory of India. I hope the concept is very much clear now. Still, if you have any doubt in any of the concept, do let me know in the comment box. Do give a thumbs up to my video. Subscribe to my channel. Thank you for watching.